नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक हिंदी फिल्म का गाना है, उसकी एक पंक्ति, शिकार करने को आए थे शिकार होके चले। अब मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है किस फिल्म का गाना है, लेकिन इसके बोल कुछ बदल के अगर बात कहें आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में, तमिलनाडु से जो सबसे बड़ी खबर आ रही है उसके बारे में, धोखा दे के आए थे धोखा खा के चले। तमिलनाडु में खबर तो यह है कि जोसेफ विजय के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। आज 23 नए मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें से 21 टीवीके के हैं, विजय की पार्टी के, और 2 कांग्रेस पार्टी के हैं, जो डीएमके को धोखा देकर नाता तोड़कर विजय के साथ आ गई। पहली बार 1967 के बाद से पहली बार कांग्रेस का कोई विधायक राज्य में मंत्री बना है। 60 साल, 6 दशक बाद। तो कांग्रेस के लिए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अगर आप देखें चुनावी दृष्टि से, तो कांग्रेस ने ये उपलब्धि हासिल नहीं की है अपने दम पर। वो जो 5 विधायक उसके जीते हैं, वो डीएमके के समर्थन से जीते हैं। चुनाव से पहले टीवीके के साथ नहीं गई थी कांग्रेस। अगर साथ गई होती तो दावा कर भी सकती थी, या अलग लड़ी होती तो भी दावा कर सकती थी। तो दूसरे के बल पर जो मैंडेट लेकर आई छोटा सा, उसको लेकर जो है सत्ता के लिए टीवीके के साथ चली गई। लेकिन मुख्य कहानी ये नहीं है। पहले तो आज की खबर, इससे पहले विजय सहित 10 मंत्री शपथ ले चुके हैं। जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके मुताबिक तमिलनाडु में कुल 35 विधायक मंत्री बन सकते हैं। तो अब 10 पहले, 23 आज बने हैं। 2 जगहें खाली हैं। क्यों खाली हैं? एक वीसीके और एक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लिए, जिनको आज शपथ लेना था, लिया नहीं। उनके लिए ये 2 जगहें खाली हैं। उन्होंने कहा कि उनको 1 दिन का और समय चाहिए सोचने के लिए। अब ये बड़ी विचित्र बात है। मैंने पहले भी कहा था, आपको पता भी होगा, खबर भी देख रहे होंगे, कि ये ऐसा हो रहा है कि कुछ पार्टियां जो विपक्षी गठबंधन का अब भी हिस्सा हैं, वो सरकार का भी हिस्सा बनने जा रही हैं या कुछ बन गई हैं। आईयूएमएल और वीसीके, ये दोनों अब भी डीएमके के गठबंधन का हिस्सा है। हिस्सा तो सीपीआई और सीपीएम भी है, लेकिन सीपीआई और सीपीएम सरकार में शामिल नहीं हो रहे हैं। ये 2 पार्टियां शामिल होने जा रही हैं। आज नहीं हुए, हो सकता है कल हो जाए। कहा जा रहा है कि डीएमके के दबाव में इन्होंने आज मंत्रिमंडल में शामिल न होने का फैसला किया। लेकिन फिर कह रहा हूँ, ये भी बड़ी खबर नहीं है, असली खबर नहीं है। असली खबर ये है उन 25 विधायकों का क्या होगा, अन्ना द्रमुक के बागी विधायकों का, जिन्होंने ट्रस्ट वोट में विजय को समर्थन दिया था, अपनी पार्टी से बगावत करके। अन्ना द्रमुक के इस चुनाव में 47 विधायक जीत कर आए हैं। ई पलनीस्वामी उनके नेता हैं। जो ट्रस्ट वोट में वोटिंग हुई, उसमें ई पलनीस्वामी के साथ 22 विधायकों ने उस प्रस्ताव का विरोध किया और 25 विधायकों ने टीवीके के समर्थन में वोट दिया। अब कायदे से उनकी सदस्यता चली जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया। दूसरी बात, वो 2/3 संख्या नहीं जोड़ पाए, कि 2/3 अगर हो जाते तो वो टीवीके में विलय करने का रास्ता खुल जाता, तब उनकी सदस्यता बच जाती। लेकिन 25 विधायकों जिनके समर्थन से ट्रस्ट वोट जीता विजय ने, उनमें से एक को भी मंत्री नहीं बनाया। अब जो खबरें आ रही तमिलनाडु से, इस बारे में, इस मुद्दे पर टीवीके में काफ़ी विचार विमर्श हुआ। विजय की पार्टी के कुछ लोगों का मानना था कि अन्ना द्रमुक को शामिल करना चाहिए और हमेशा के लिए ये जो छोटी पार्टियों का ब्लैकमेल है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा इन 25 के 25 लोगों से कहना चाहिए कि आप इस्तीफा दीजिए विधानसभा से और बाई इलेक्शन लड़िए। तो ये भी आरोप नहीं लगेगा कि दल बदल करा के जो है सरकार चला रहे हैं। लेकिन विजय ने ऐसा नहीं किया। विजय ने आखिर इनका समर्थन लिया क्यों था? उसके 2 उद्देश्य थे। एक, ये जो छोटे दल हैं, इनको ये मैसेज देना था कि आप ही के भरोसे नहीं हैं, हमारे पास विकल्प है। हम अपनी सरकार बचाने और चलाने के लिए दूसरे विकल्प पर विचार कर रहे हैं, बल्कि हमने कर लिया है। याद रखिए, जो अन्ना द्रमुक का बागी गुट है, उसके 2 नेता थे, एसपी वेलुमणि और सीवी षणमुगम। वेलुमणि के घर गए थे, जहां 25 विधायकों के साथ मुलाकात की थी विजय ने, आश्वासन देकर आए थे।
तो दरअसल वो राजनीति का अपना खेल खेल रहे थे। ये बात ये बागी विधायक अन्ना द्रमुक के समझ नहीं पाए। तो एक तो उन्होंने संदेश दिया, जो साथी दल है दो दो विधायकों वाले, कि हमारे पास विकल्प है। दूसरा, इसके जरिए, इस घटना के जरिए अन्ना द्रमुक को तमिलनाडु के लोगों के सामने एक्सपोज कर दिया कि देखिए ये पार्टी किसी सिद्धांत पर नहीं चलती, ये सत्ता पाने के लिए कोई समझौता करने को तैयार है और इनका एक बड़ा हिस्सा टूटकर जो है हमारे साथ आने को तैयार है, लेकिन हम इनको लेने को तैयार नहीं हैं। अब आप समझिए, विजय की जो राजनीति है वो द्रविड़ राजनीति के विरोध में उसके विकल्प की राजनीति है। ऐसे में अगर वो अन्ना द्रमुक के बागी गुट को ले लेते, उनकी ये जो रणनीति है वो एक तरह से फेल नहीं होती तो डाइल्यूट तो ज़रूर हो जाती। तो दोनों द्रमुक पार्टियों को सत्ता से अलग कर दिया। सरकार सरवाइव भी कर गई और छोटे दलों को जो समर्थन कर रहे थे उनको भी संदेश चला गया। अब मुश्किल है इन 25 विधायकों के सामने कि अगर सदस्यता बचानी है तो फिर से ई पलनीस्वामी के पास जाएं, लौट कर जाएं, माफ़ी मांगें। लेकिन जनता की नज़र में तो वो एक्सपोज हो चुके हैं, तो विजय का खेल हो चुका है। अन्ना द्रमुक की राजनीति को पूरी तरह से तमिलनाडु के लोगों के सामने एक्सपोज कर दिया है। द्रमुक की राजनीति को एक्सपोज करने की विजय को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि द्रमुक की राजनीति के विरोध में ही वो सत्ता में आए हैं। द्रमुक की राजनीति का तमिलनाडु के लोग विकल्प खोज रहे थे, बल्कि कहें कि द्रविडियन राजनीति का विकल्प खोज रहे थे। और देखिए, कहीं वैक्यूम रहता नहीं है, पॉलिटिकल क्षेत्र में तो बिल्कुल ही नहीं रहता है। तो एक वैक्यूम तैयार हो रहा था कि द्रमुक पार्टियां या द्रविड़ राजनीति जो है तमिलनाडु से बाहर जाए और कोई दूसरा विकल्प आए। इस विकल्प के लिए वैक्यूम तैयार किया भारतीय जनता पार्टी के नेता के अन्नामलाई ने, लेकिन आखिरी मौके पर उनकी पार्टी ने उनको पीछे खींच लिया। इसका फायदा मिला विजय को। विजय को लोगों ने देखा कि ये द्रविडियन राजनीति से अलग राजनीति कर रहे हैं, तो न तो द्रमुक के साथ गए न अन्ना द्रमुक के साथ गए, टीवीके को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना दिया तमिलनाडु के लोगों ने, जो पहली बार चुनाव लड़ रही थी, जिसका कोई संगठन नहीं था, कोई वैचारिक आधार न था और न अब है। तो ऐसे में विजय के लिए ये जो घटनाक्रम हुआ है 4 मई को नतीजा आने के बाद से, वो भी विन विन सिचुएशन है। अन्ना द्रमुक को इस्तेमाल किया और एक्सपोज कर दिया। द्रमुक से उनके अपने विश्वास साथी जो 2, 2.5 दशक 3 दशक से उनके साथ थे, उनको तोड़ लिया। इस तरह का उदाहरण कि विपक्षी गठबंधन में है और जो सत्ता में है उसको समर्थन कर रहे हैं, सिर्फ एक मुझे याद आता है। वह 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, अकेले चुनाव लड़ा था, शिवसेना से गठबंधन आखिरी मौके पर टूट गया था। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन से 2 दिन पहले तय हुआ दोनों पार्टियों में कि अलग अलग लड़ेंगे। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, लेकिन बहुमत नहीं मिला। शिवसेना समर्थन देने को तैयार नहीं हुई क्योंकि उसकी शर्तें थी, डिप्टी सीएम और क्या क्या मांग थी। ऐसे में शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी, उसने बाहर से हाउस में समर्थन किया। ट्रस्ट वोट सरवाइव कर गई बीजेपी की सरकार, लेकिन एनसीपी जो है सरकार में शामिल नहीं हुई। और एनसीपी, याद रखिए, उस समय कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी। एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन 1999 से चल रहा था, जब शरद पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी छोड़ी, या कहें कांग्रेस पार्टी तोड़ी और अपनी पार्टी बनाई। ये मार्च 1999 में हुआ और नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन हो गया। दोनों ने सरकार बना ली। 15 साल सरकार चली। 15 साल साथ सरकार में रहने और गठबंधन में शामिल रहते हुए भी एनसीपी ने बीजेपी का समर्थन किया। तमिलनाडु में ये दूसरा उदाहरण देखने को मिल रहा है कि ऐसी पार्टियां जो सबसे बड़े विपक्षी दल के गठबंधन में शामिल हैं, वो सरकार का समर्थन कर रही हैं और उसमें से कुछ सरकार में भी जाने वाली है।
अभी तक जो है कांग्रेस के अलावा किसी ने गठबंधन छोड़ने की घोषणा नहीं की है, चाहे वीसीके हो, चाहे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हो, चाहे सीपीआई हो या सीपीएम हो। तो ये अन्ना द्रमुक के जो बागी विधायक थे, उनको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला है कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। तो विजय के साथ गए थे, 2021 के बाद से सत्ता से बाहर है। जो जीत कर आए हैं उनमें से कई जो है पूर्व मंत्री हैं। सत्ता के बिना रहना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। उनको लगा कि ये मौका है, विजय के साथ चले जाए, सत्ता में आ जाएंगे, फिर मंत्री बन जाएंगे। विजय ने एक को भी मंत्री नहीं बनाया, बल्कि उसके बाद ट्रस्ट वोट के बाद इन लोगों से बात भी नहीं की, इन लोगों से कोई सौदेबाजी नहीं की, इन लोगों के सामने न कोई शर्त रखी और न इनकी कोई शर्त स्वीकार की। तो अब ये जो है त्रिशंकु बन गए, अपनी पार्टी से बगावत कर चुके हैं और जिसके लिए बगावत की वो साथ लेने को तैयार नहीं है। तो मुझे पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक कहावत गांव में जो कही जाती है वो याद आ गई, जेकरे खातिर चोरी कैली वह कहे चोरवा। यानी जिस विजय के लिए अपनी पार्टी से बगावत किया वही हमको जो है एक्सपोज कर रहा है, बागी बता रहा है, धोखेबाज बता रहा है। हालांकि इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया विजय ने, लेकिन पूरे तमिलनाडु को बता दिया कि ये धोखेबाज हैं। ये जब अपनी पार्टी के नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे। जिस सिद्धांत की बात करते थे उसकी कलई जो है कुछ ही दिन में 4 मई को नतीजा आया और उसके बाद ट्रस्ट वोट हुआ 10 दिन बाद और कलई खुल गई। तो इनका सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है। इनकी पार्टी किसी सिद्धांत से नहीं चलती है, केवल सत्ता के लोभ से चलती है। इनका सबसे बड़ा सिद्धांत सत्ता है। तो सत्ता भी नहीं मिली, अपनी पार्टी में भी इज्जत चली गई। अब इनके पास अगर अपनी विधायकी इनको बचाना है तो एकमात्र रास्ता है ई पलनीस्वामी के पास जाकर माफ़ी मांगे कि हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, हमें वापस ले लीजिए। वरना अगर ई पलनीस्वामी विधानसभा स्पीकर को पिटीशन करते हैं कि इन लोगों ने व्हिप का उल्लंघन किया और पार्टी की राय के विरोध में जाकर मतदान किया, इनकी विधायकी जा सकती है। और इनकी उससे बड़ी कमज़ोरी ये रही, जिसके कारण मुझे लगता है वो भी एक कारण रहा होगा कि विजय ने इनसे किनारा कर लिया, कि ये 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाए। अगर अन्ना द्रमुक के 2/3 सदस्य इनके साथ होते तो उनके सामने विकल्प खुला होता टीवीके में मर्जर का। मर्जर होता कि नहीं, विजय इसके लिए तैयार होते कि नहीं, वो अलग बात है। लेकिन ई पलनीस्वामी बहुत डिमोरलाइज हो जाते, ये बात तय थी। लेकिन ई पलनीस्वामी ने पूरी ताकत लगा दी और 2/3 सदस्यों को अलग नहीं होने दिया, बगावत नहीं करने दिया। तो अब इन 25 विधायकों की विधायकी विधानसभा की सदस्यता ई पलनीस्वामी के रहमो करम पर है। विजय ने इनको इस्तेमाल किया और उठाकर फेंक दिया, इनसे फिर कोई बात भी नहीं की। विजय का उद्देश्य पूरा हो गया था। जो छोटी पार्टियां धमकी दे रही थीं, शर्तें रख रही थीं, उनको बता दिया कि विकल्प है। जनता के सामने बता दिया कि देखिए, द्रमुक को तो आपने बाहर किया ही, अन्ना द्रमुक की ओर भी मत देखिए। तो तमिलनाडु की राजनीति में विकल्प के रूप में अन्ना द्रमुक की भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई। तो एक तीर से विजय ने कई निशाने साधे और उनके सारे निशाने अभी सही लक्ष्य तक जा रहे हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा और कैसे चलेगा, सवाल इसका है। अन्ना द्रमुक के विधायकों को अगर 2/3 हो जाते आते, या फिर 25 को ही लेकर उनको बाई इलेक्शन में उतारते, तो वो एक अलग स्थिति होती। सरकार की राजनीतिक स्थिरता जो है उसके बने रहने की संभावना बढ़ जाती। अब विजय की सरकार निर्भर है इन छोटे दलों पर। ये जो 4-5 छोटे 2-2 सदस्यों वाले दल हैं, इन पर निर्भर है उसका बहुमत। और इनमें से कौन कब अलग हो जाएगा, कौन टूट जाएगा, कोई नहीं जानता है। तो विजय ने जो खेल किया उससे अपने कई विरोधियों को तो चित कर दिया, लेकिन अपने लिए भी मुसीबत खड़ी कर ली है। इस कदम के जरिए उन्होंने अपनी सरकार की राजनीतिक स्थिरता को खतरे में डाल दिया है। और वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं, आप देखिए उनके कदमों से आप समझिए कि उनका रास्ता क्या है।
शपथ ग्रहण समारोह जब उनका हुआ था तब भी पहले वंदे मातरम गाया गया था, जिसका डीएमके ने और जो साथी दल हैं टीवीके के उन्होंने विरोध किया था कि पहले तमिल राष्ट्रगान होना चाहिए। लेकिन जो है विजय नहीं माने उस समय फिर उनके पार्टी के लोगों ने कहा कि वो गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन इस बार फिर वही हुआ, पहले वंदे मातरम का गान हुआ। तो सवाल ये है, बहुत से लोग कह सकते हैं क्या विजय बीजेपी की ओर जा रहे हैं, हिंदुत्व की ओर जा रहे हैं, सनातन की ओर जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। विजय का जो लक्ष्य है ये तमिलनाडु के लोगों को बताना कि द्रविडियन राजनीति का समय, उसका दौर खत्म हो गया है और मैं उस द्रविडियन राजनीति की ओर न तो जाना चाहता हूँ न उससे हाथ मिलाना चाहता हूँ। तो उनको अपने को अलग दिखाने के लिए उनके पास अपनी तो कोई आइडियोलॉजी है नहीं, तो इसलिए उनको सनातन की आइडियोलॉजी का सहारा लेना पड़ा अपने को द्रविडियन पार्टियों से अलग दिखाने के लिए। और याद रखिए आगे भी होगा, क्योंकि विजय हर कदम पर कोशिश करेंगे। जो पिछले 6 दशकों से द्रविडियन राजनीति चल रही थी, लोग उससे अलग उनको देखें, उसके विकल्प के रूप में देखें। और उसके साथ साथ ये भी संदेश जाए कि भाजपा के विरोध में केवल डीएमके नहीं है, टीवीके भी है। तो राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा विरोध जो तमिलनाडु से अब होगा वो टीवीके की ओर से, विजय की ओर से होगा। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस का समर्थन लिया। एक राष्ट्रीय पार्टी जो भाजपा के विरुद्ध है, पूरी तरह से खिलाफ है, उसके साथ खड़े होकर कि हम न तो द्रविडियन राजनीति के साथ हैं और न ही बीजेपी और उसकी विचारधारा के साथ हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।